अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। पिछले चंद दिनों में अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40%, बिजली और गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है वो 2000 रुपये दी गई है, यानी 40% इजाफा किया गया और सब्सिडी का तनासुब देखा जाए तो वो तकरीबन 5% बनती है। अब आम लोगों का इसमें गुजारा कैसे होगा? आम लोग क्या इसी रिलीफ की तवक्को कर रहे थे? ये सियासी जमातों का एक अजीब वतीरा है। जब आप हुकूमत में होते हैं आपके पास बहुत सी तौजीहात होती हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप उस वक्त ये तौजी बयान करते हैं कि हुकूमत का तो काम होता है रिलीफ देना, हुकूमत का तो काम होता है सब्सिडाइज़ करना, लेकिन हुकूमत में आने के बाद आपका ये नारा फिर बुलंद होता है कि मौशी हालात अच्छे नहीं हैं, इस वक्त सब्सिडी नहीं दी जा सकती। इस वक्त जो हैं बहुत से आप कह लें कि आपके पास वजूहात होती हैं जो आप बयान कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमहूर जो हैं वो इस सारे सिलसिले में पिस रहे होते हैं। हुकूमत का प्लान है कि 10 जून को जो आइंदा माली साल का बजट है उसको पेश कर दिया जाए। इन हालात में जहां IMF के साथ निगोशिएशंस भी चल रही हैं, IMF की कड़ी शराइत हैं और ये शराइत जो हैं इससे पहले जो हुकूमत थी उसने ये प्लान, ये प्रोग्राम था उनका, वो इसमें गए थे। अब उस सिलसिले को ये मौजूदा हुकूमत भी जारी रखना चाहती है। इन शराइत पर अमल दरामद करना भी ज़रूरी है और जिसका मज़हर आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, गैस की कीमत में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि इस इजाफ़े के बाद हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो किसी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन डॉलर अभी भी कोई खातिर ख़्वाह इन फ़ैसलों के बाद भी उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई है। अब ऐसे में परचेजिंग जब करनी पड़ेगी तो एक अलहदा मामला है, लेकिन ये सारे जो इजाफ़े हैं इनका असर मुख्तलिफ़ शोबा हाई ज़िंदगी पर पड़ता है। वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि जो तामीरात का और रियल इस्टेट का शोबा है, खान की हुकूमत ने इसको एमनेस्टी भी दी थी, उससे किस हद तक फ़ायदा हुआ। लेकिन पिछले कुछ अरसे की बात की जाए, सीमेंट की जो बोरी 500 रुपये में मिलती थी अब 920 रुपये में मुयस्सर है जी। सरिया 170 रुपये कुछ अरसा पहले जो किलो था अब 200 रुपये किलो है। इसी तरह रेत की ट्रॉली जो 4500 में आती थी अब 4800 में आती है। बजरी 35 रुपये से 75 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट हो चुकी है। ईंटों की कीमत 6000 रुपये से 13000 रुपये पर जा चुकी है। इन हालात में जो कंस्ट्रक्शन है, जो रियल इस्टेट है और बिलखुसूस जो आम लोग, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आबादी का बढ़ना है और आबादी के बढ़ने के साथ साथ घरों का ना होना है। अब आम लोगों को घर कैसे मिलेंगे? जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसकी आइंदा बजट से तवक्कुआत क्या हैं, उनको चैलेंजेस क्या हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मोहसिन शेखानी साहब हैं, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त का। आसिफ सिमसिम साहब हैं, ये चेयरमैन हैं रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। सरदार यासिर इलियास साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के और साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के। जाहिद लतीफ़ साहब हैं, चेयरमैन हैं ISE रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, साबिक प्रेसिडेंट हैं RCCI के भी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाहिद लतीफ़ साहब, ये आपने मोहसिन साहब की बात भी सुनी है, सरदार इलियास साहब की बात भी सुनी है, क्योंकि आप इस ट्रस्ट के जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके चेयरमैन भी हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज से भी आपका है सिलसिला। जो सरमायाकारों का रुझान है ये हुकूमत आने के बाद आप क्या देख रहे हैं? उसमें कुछ इजाफा हुआ है या कमी हुई है रियल इस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बेसिकली जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो वो किसी भी बिज़नेस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जहर कातिल होती है। और हमने पिछले कितने 3-4 माह से शदीद अनसर्टेनिटी इस मुल्क में देखी है। हालांकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है बट अभी भी उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। अब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ आते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रियल स्टेट को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिक्सअप कर जाते हैं। आपने जिस उसका एमनेस्टी स्कीम का जिक्र किया था 2020 में जो आई थी, वो कोविड की वजह से उस वक्त इंटरनेशनल लेंडर्स ने भी पाकिस्तान को लीनियंट कर दिया और एक एमनेस्टी स्कीम हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारी पूरी इकॉनमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट कोविड की सिचुएशन के। अभी मेरा ख्याल है कि शायद एमनेस्टी तो ना आ सके, लेकिन एटलीस्ट हमें ये ज़रूर इस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिवाइज़ करें।
हमारे पास जो है वो इस वक्त बहुत डिमांड है हर चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली 1 वीक बैक मुझे ताशकंद उज़्बेकिस्तान से एक डिमांड इंटरेस्ट आया कि 1 मिलियन मीटर जो है उनको टाइल्स चाहिए थी, जो वो इंडिया से मंगवाते हैं उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ पर 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं जो कि लोकल डिमांड पूरी नहीं कर सक रहे, चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए जो है ना हमारे अब इन्होंने जिस तरह इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगाई है, तो एटलीस्ट इनको ये चाहिए कि इंपोर्ट सब्सिट्यूट के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री लग रही है उसके लिए इंसेंटिव ज़रूर दें। लेकिन जाहिद साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जाहिद साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री लग रही है, आपको जो जिस कीमत पे गैस मिल रही है, आपके यहाँ लोड शेडिंग का मसला है, आपके यहाँ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, आपके यहाँ जो बिजली की कीमत है, आप कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होंगे? फिर वही रोला होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम मीट ही नहीं कर रहे, हम कंपैटिबल ही नहीं हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अभी तो पाकिस्तान के अंदर हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट का जो सबसे टॉप आइटम रहा है वो टेक्सटाइल का रहा है। अब टेक्सटाइल वाले बेचारे परेशान हो गए हैं कि हम पिछले 2 साल से आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट अब जिस तरह से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, हम अब शायद कंपेटिटिव ना रहें और हमारी जो जितनी भी अचीवमेंट्स थी वो सारी की सारी ख़राब हो जाए। तो ये हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ना, हमारी मिस मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी की वजह से इतने चैलेंजेस क्रिएट हो चुके हैं कि अगर एक चीज़ को ठीक करते हैं तो दूसरी चीज़ का असर हमारे ऊपर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हमारे लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को इंसेंटिव, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिद साहब आई रिमेंबर सेक्टर की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे याद है जाहिद साहब 4-5 साल पहले जब हम शोज़ में बात करते थे, आप साथ होते थे, उस वक्त भी हम अनसर्टेनिटी की बात करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते थे। आज भी हम बैक टू स्क्वायर हैं, इवन इन्वेस्टर्स के हैं। ज़ाहिद लतीफ़ साहब, एक मुल्क में आपने बेयकीनी की बात की है, अभी भी बेयकीनी है, मुआशी लिहाज से भी है, सियासी लिहाज से भी अदम इस्तेहकाम है। लेकिन ये जो बजट आने वाला है इसमें रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इनको एटलीस्ट उसी मोमेंटम में चलाने के लिए जो पिछले 2-4 सालों से चल रहा था, हुकूमत को करना क्या होगा? आपकी तवक्कुआत क्या हैं और आपके सजेशंस क्या हैं? देखिए सर, अनसर्टेनिटी की जहाँ पे आपने बात की है, तो आपको एज यू नो मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एफिलेटेड हूँ। आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एज वेल। हमारी स्टॉक एक्सचेंज के भी हालात बड़े सख्त ख़राब हैं। उसकी वजह ये है, हाँ, बावजूद इसके कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन श्रीलंका के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो अभी भी हमसे ज़्यादा है। हमारी इतनी लोस्ट पे चली गई है, इस वजह से कि कॉन्फिडेंस बड़ी बुरी तरह से शटर हो चुका है और किसी जगह पे कोई चीज़ रुक नहीं रही है। आप प्राइसेस, जिस तरह आपने सीमेंट सरिये की प्राइस के हवाले से कहा है, हमें पता नहीं है कि कहाँ पे जाके वो कैप होगी। इस डॉलर का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जाके कैप होगा। बिजली और गैस की कीमतों का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जाके रुकेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी जगह पे इनको रोकना चाहिए, स्टेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। हम नीचे जाने की जो चीज़ों को दोबारा वापस उन पुराने रेट्स पे ले जाने की बात तो बाद में, पहले किसी जगह पे जाके इस लॉसेस को रोकने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अब बजट जो आ रहा है, बजट इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आप आई रियली डोंट नो कि वो किस तरीके से बजट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हमें बेसिकली जो है वो कॉन्फिडेंस देना है कि हमने अरेस्ट कर लिया है डिक्लाइन को, पाकिस्तान की इकॉनमी की डिक्लाइन को अरेस्ट कर लिया है। तो उसके बाद जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो पहले आएंगे, बाद की बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ। आपने देखा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। 2018 में जब पिछली गवर्नमेंट आई थी इमरान खान साहब की, उस वक्त भी उन्होंने 1 साल लगा दिया था IMF के पास जाने के लिए, और जो डैमेज हो चुका था वो साल के बाद जब उन्होंने IMF के पास गए उस वक्त तक डैमेज खासा हो चुका था। अभी ये हुआ है कि अब ये लोग आए हैं, पहले इन्होंने 1 महीना जो है वो सोच विचार करते रहे और अब सारा का सारा मलबा जो है विदिन 1 वीक लोगों पे पास ऑन करने की कोशिश की है। सो दीज आर द थिंग्स कि हमें, इसीलिए मैं आपको ये बात बताऊंगी, ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो बात हो रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और साथ ही साथ ये एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी मेरे कोलीग्स ने ये बात की है, सरदार साहब ने स्पेशली, कि जो
रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग के अंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए। वो चाहे किसी भी लेवल पे शामिल हो, उनसे इनपुट लेने के बाद अभी देखें, हमेशा ये होता था कि बजट से 2-3 महीने पहले बजट की एक्सरसाइज शुरू हो जाती थी। अभी हमें कोई पता नहीं है कि बजट की एक्सरसाइज क्या हो रही है, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी किस्म का अभी तक इनपुट नहीं लिया गया, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के अपने मामलात ही ठीक नहीं हो रहे कि वो हमसे इनपुट क्या लेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर मेनी ईयर्स, आप बिलीव करेंगे 15 से 18 साल तक वो हर साल ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस किया करते थे बजट तजावीज़ देने के लिए। और उस वक़्त की जो भी गवर्नमेंट का फाइनेंस का नुमाइंदा होता था, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उनको भी बुलाया जाता था लास्ट डे पे, जिसके ऊपर तमाम तजावीज़ दी जाती थी। इस दफ़ा हम वो नहीं कर सके, कोई भी चैम्बर प्रॉबेबली नहीं कर सका उतने इफेक्टिव तरीके से जितना पहले हुआ करता था। सो ये चीज़ें जो हैं, ये इनको देखने की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट में बंदा आता है ना, तो उनको ये पता है कि इतनी मुश्किल हालात हैं, तो उनको 24-24 घंटे काम करना चाहिए, चाहे कि वो सिर्फ और सिर्फ टूर्स के ऊपर अपना टाइम लगाएं। उनको 24 आवर्स काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज द चैलेंजेस आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। जी जाहिद लतीफ़ साहब, सर ये जो चेक एंड बैलेंस एंड कंप्लायंस को निभाते जी, आप क्या समझते हैं, ये एक रुकावट नहीं बना जो हमारे रिजर्व्स भी गिर रहे हैं और डॉलर उस तरह नहीं आ रहा? देखिए, मैंने तो आपको कहा रिजर्व्स गिरने की, या हमारी जो है ना जितने भी मामलात हैं, वो वही हैं कि हमें गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, हर बंदा ये एक दूसरे के ऊपर चूँकि पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को इल्ज़ामात देते रहते हैं कि जी इनकी वजह से बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था, हम गवर्नमेंट में आ गए। अब आ गए हो गवर्नमेंट में, तो गिव कॉन्फिडेंस टू द पीपल। अनसर्टेनिटी खुदा का वास्ता है, ख़त्म करनी चाहिए। अब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात की, आपको पता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जो है वो इंटरनेशनली बेस्ट मॉडल है और बहुत सक्सेसफुल है यूरोप में और फार ईस्ट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में इज़ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट, बट इस न्यू कंसेप्ट को भी आए हुए 6-7 साल हो गए। अभी तक पाकिस्तान में 2 प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर, एक कराची में है डॉलमन मॉल, और दूसरा ये ISC टावर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो टावर है। अब इसके अंदर बड़े अच्छे इंसेंटिव्स हैं कि अगर आप उसके जो रेवेन्यू है उसका 90% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देयर इज़ ज़ीरो टैक्स ऑन द डिविडेंड, विच इज़ ए वेरी ग्रेट इंसेंटिव। लेकिन उसमें ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारे जो जितने दोस्त अहबाब हैं जो कि रियल स्टेट इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, उनको इसका अच्छी तरह से मुशाहिदा करना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए इस बिज़नेस मॉडल को। दूसरी बात है रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी तक जो है 1.25 साल हुआ है उसको इंट्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में। $4 बिलियन जो हैं एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ ने यहाँ पे पार्क किया है, और उस डॉलर अकाउंट को 2 जगह पे वो डाइवर्ट कर सकते हैं। वन इज़ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द अदर इज़ इन द कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट सेक्टर। लेकिन उस रियल स्टेट में भी उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं। सो होना ये चाहिए कि जिस तरह आबाद इज़ अ पेरेंट कंपनी फॉर द ऑल रियल स्टेट इन पाकिस्तान, तो उनको आगे बढ़ के एक ऐसा मैकेनिज्म स्टेट बैंक को। ये बहुत शुक्रिया आसिफ सिमसिम साहब आपका, मोहसिन शिगानी साहब आपका, सरदार यासिर इलियास साहब आपका, जाहिद लतीफ़ साहब आपका। टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।